बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक लास्ट वीक्स के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेटिव और जेनेटिव मॉडल्स के हवाले से क्लासिफायर्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये देखा कि नई बेस जो है वो एक जेनेटिव क्लासिफायर है, जेनेटिव मॉडल है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा-सा जेनेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स का डिफरेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे यूजिंग एन एग्जांपल, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। ये डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से बेहतर हैं इन कंपैरिजन टू जेनेटिव मॉडल्स। जैसे कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं, कोई एग्जांपल हम लेके चलते हैं और उस एग्जांपल से हम जो है डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट को और डिफरेंसेस को। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली एक एग्जांपल को लेके चलेंगे। ये एग्जांपल जो है इसमें टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स हैं और इन 8 डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट, जैसे पहला डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मोनाको की टर्म जो है 2 दफ़ा इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ रही है। ये बड़ा सिंपल सा कह लें कि कॉर्पस है, जिसके अंदर जस्ट 8 जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं और हर डॉक्यूमेंट के अंदर 2 या 3 जो है वो टर्म्स हैं या टोकन्स हैं। तो पहला जो टोटल इसमें 8 डॉक्यूमेंट्स हैं और 2 इसमें कैटेगरीज़ हैं। एक यूरोप की कैटेगरी है और एक एशिया की कैटेगरी है। दोनों कैटेगरीज़ के अंदर 4-4 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको यूरोप की कैटेगरी में नज़र आ रहा है, उसमें मोनाको जो है वो टर्म 2 दफ़ा आ रही है। दूसरे डॉक्यूमेंट में यही टर्म 1 दफ़ा आ रही है, तीसरे में 2 दफ़ा आ रही है और चौथे में मोनाको के साथ जो है वो हांगकांग जो है ये भी 2 टर्म्स जो हैं ये आ रही हैं। इसी तरह से एशिया जो है कैटेगरी उसके अंदर 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर हम नैव बेस मॉडल को यूज़ करें, तो उसके लिए लेट्स से कि हम इस तरह से एक मॉडल डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि मोनाको जो टर्म है, उसकी वो किस क्लास से बिलॉन्ग करती है, ठीक है? यानी क्लास जो है, यूरोप जो है, उससे वो बिलॉन्ग करती है, ठीक है? उससे वो उस टर्म के जनरेट होने के ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी है, या एशिया की जो कैटेगरी है, उससे उस टर्म के अकर होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें सबसे पहले हम प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि टोटल हमारे पास 8 डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें एशिया जो है वो उसमें 4 हैं डॉक्यूमेंट्स, 4 आउट ऑफ 8, और यूरोप में भी 4 हैं तो 4 आउट ऑफ 8। ये 4 आउट ऑफ 8 को हम सिंपली 1 ओवर 2 बी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ एशिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूरोप जो है वो 1 ओवर 2 आ गई। ये हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह से कंप्यूट होके आ गई। सेकंडली हम ये करते हैं कि मोनाको जो टर्म है उसको देखते हैं कि वो यूरोप के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी दफ़ा आ रही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और एशिया की जो कैटेगरी है उसमें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मोनाको की जो प्रोबेबिलिटी है गिवन एशिया, यानी कि अगर इसमें हम देखें तो इसमें 1, 2 2 दफ़ा आ रही है। टोटल टर्म्स जो हैं इसमें 8 हैं, तो 2 ओवर 8 या 1 ओवर 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम मोनाको को अगर यूरोप की कैटेगरी के अंदर देखें, तो इसमें भी टोटल जो है वो टर्म्स 8 हैं और उसमें जो मोनाको की टर्म है वो 6 दफ़ा आ रही है। तो ये 6 ओवर 8 या 3 ओवर 4 इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। ये हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली और लाइक्लीहुड जो है वो कंप्यूट कर ली। तो जैसे कि आपको पता है कि इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, प्रायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस टर्म की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो एशिया के लिए पहले जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो 1 ओवर 2 है, और मोनाको के लिए जो है गिवन एशिया वो 1 ओवर 4 है, तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1 ओवर 8 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से मोनाको और यूरोप की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है हम कंप्यूट करेंगे। उसके लिए हम यूरोप जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अ, मोनाको गिवन यूरोप की प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि 3 ओवर 4 है। तो ये हमारे पास 3 ओवर 8 जो है ये आ जाएगा।
अच्छा, अब इसमें हम जो इनकी वो है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी वो कंप्यूट कर लेते हैं, जो कि हमें बताएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एम जो है वो क्या है, ठीक है? जैसे कि नैव बेस रूल को यूज़ करते हुए हमने लास्ट टाइम भी किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इनकी जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं 1/8, ठीक है? और ये जो 3/8 है, इसको हम अ, जो इसकी वो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है? ये 1/4 जो है ये किस तरह से आ रहा है? ये हमने बेसिकली ये जो 1/8 आ रहा है हमारे पास और जो 3/8 आ रहा है, इनके सम से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो उस के बाद हमारे पास जो है ये 1/4 आ जाता है। यानी कि लेट्स से अगर हमने एएम जो है इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए गिवन एम की, तो 1/8 को हम 1/8 प्लस 3/8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने यूरोप गिवन मोनाको की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो उसमें हमारे पास जो है वो हम 3/8 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 1/8 प्लस 3/8 से, तो हमारे पास 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये जो डॉक्यूमेंट आया है नया जिसमें सिर्फ एक टर्म है मोनाको, वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी यूरोप से बिलोंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एशिया कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो एशिया से जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है और यूरोप जो है उससे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है। ठीक है? यानी कि 1/4 उसकी ये चांस है कि वो बिलॉन्ग करता है एशिया कैटेगरी से और 3/4 जो हैं उसके चांसेस हैं कि वो यूरोप कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। तो डेफ़िनेटली अगर हम नैव बेस एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो उसको वो अ, यूरोप की कैटेगरी जो है वो असाइन करेगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये रीज़नेबल भी लगता है क्योंकि मोनाको की टर्म जो है वो इसमें जो है वो 6 आउट ऑफ 8 टाइम्स आ रही है और इसके अंदर जो मोनाको की टर्म है वो 2 आउट ऑफ 8 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ तक तो बात जो है वो ठीक है। लेकिन इसकी एग्ज़ाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। लेट्स से कि वही ट्रेनिंग डेटा सेट है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक जो नया डॉक्यूमेंट आया है जिसको हमने क्लासिफ़ाई करना है, उसमें हांग और कांग 2 टर्म्स हैं और उन 2 टर्म्स को हमने ये देखना है कि कौन-सी क्लास जो है उन 2 टर्म्स को जनरेट करती है। बेसिकली नए बेस मॉडल जो है वो इसी तरह से काम करता है और इसको अगर हम यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटीज़ दोबारा से कंप्यूट करें फॉर हांग एंड कांग, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो तो डेफ़िनेटली वही आएगी 1/2, ठीक है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉन्ग गिवन एशिया है और कॉन्ग गिवन एशिया है, वो आप देखेंगे यहाँ पे हॉन्ग जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है और कॉन्ग जो है वो भी 3 दफ़ा आ रहा है, ठीक है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 बनेगी। इसी तरह से अगर हांग और कांग को हम देखें यूरोप कैटेगरी के अंदर, तो इसमें हांग भी 1 दफ़ा आ रहा है, कांग भी 1 दफ़ा आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/8 बनेगी। अब हम इसमें अगर इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, तो जैसे कि हमने लास्ट देखा कि हम प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो बाकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो लाइक्लीहुड्स हैं, लाइक्लीहुड जो है ये 3/8 है, ठीक है? और कॉन्ग जो है उसकी भी ए के अंदर जो है वो 3/8 है, ठीक है? यानी हॉन्ग टर्म जो है वो भी एशिया के अंदर 3/8 है और कॉन्ग जो टर्म है वो भी एशिया के अंदर 3/8 है। ये 3/8 टाइम्स 3/8 आ जाएगा। तो इसको हम 9 डिवाइड बाय 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रोपोर्शनल टू 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होगा 9 के और उसमें डिनोमिनेटर जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यूरोप और हांगकांग की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, तो उसके लिए हमें इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे हांगकांग की प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि यहाँ पे 1/8 है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस जो है ये मिस है, तो इसको आप इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको।
अच्छा, तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया 1 के। अच्छा, अब जब हम इसकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो ए की यानी एशिया टर्म जो है, एशिया कैटेगरी जो है उसकी गिवन हांगकांग जो है वो क्या आएगी? वो आएगी जी 9/9+1, तो ये 9/10 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम यूरोप के हवाले से देखें, गिवन हांगकांग जो है वो यूरोप कैटेगरी होने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो 1/10 आ जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखें इंटरेस्टिंगली, हांगकांग जो है अगर हम यहाँ पे वैसे देखें, तो यहाँ पे हांगकांग जो है वो एक दफ़ा अकर हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो हांगकांग है वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है, ठीक है? तो होना तो ये चाहिए था कि ये 1 जो 4th है, यूरोप को प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए थी और 3/4 जो है वो एशिया को प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, एशिया की कैटेगरी को। लेकिन हुआ क्या कि 9/10 जो है, 9/10 जो है उसके चांसेस हैं कि वो एशिया को दे रहा है और 1/10 जो है वो चांसेस हैं कि वो यूरोप की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे होंग और कोंग जो है वो एज़ इंडिपेंडेंट टर्म्स जो हैं वो अकर कर रही हैं और यहाँ पे होंग और कोंग जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है? आपको याद होगा कि हमने नैव बेस के अंदर डिस्कस किया था कि नैव बेस को नैव इसलिए कहते हैं कि उसमें इंडिपेंडेंट असम्पशन होती है कि 2 वर्ड जो हैं उनके अकर होना जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है? तो इसलिए हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसला ये हो रहा है अब कि वो 2 दफ़ा काउंट हो रही है। यानी होंग के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी, होंग एक एविडेंस है ना कि ये एशिया से बिलॉन्ग करता है, इसी तरह से कोंग एक एविडेंस है। तो ये होंग और कोंग एक एविडेंस जो है, ये होंग के लिए अलग से एविडेंस आ रहा है 3/8 और कोंग के लिए अलग से एविडेंस आ रहा है 3/8। तो इस वजह से ये 2 दफ़ा प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे यूज़ हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 दफ़ा हो रही है, तो ये 1/8 आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि अब नैव बेस जो है सिंपल, वो उसमें प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। इसी को अगर फर्दर हम एक और एग्ज़ाम्पल के साथ देखें, वही वाला डाटा सेट हमने अब क्या किया कि उसको हमने 3 एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं जिसमें हांग-कांग और मोनाको तीनों टर्म्स जो हैं वो आ रही हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी सारी की सारी जो है वो नैव बेस के फैक्टर्स उसी तरह से कंप्यूट होकर सारे हमारे पास आ जाएँगे। जो इसकी प्रेडिक्शंस हैं, वो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी उसी तरह से कंप्यूट करेंगे प्रायर के साथ, उसकी बाकियों की जो प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कैटेगरी, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी क्लास के लिए भी हम यही करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 9+3, ये 9 जो है ये एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, ये 9 जो यहाँ पे ये 3 टाइम्स 3 है और ये जो है ये 3 यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो 9+3 डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर के अंदर जो है वो 9 आ गया फॉर एशिया कैटेगरी, ठीक है? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 आ गई और जो प्रोबेबिलिटी है यूरोप कैटेगरी के लिए वो 1/4 आ गई। यहाँ पे भी आप देखें कि अगर हम मोनाको और हांगकांग ये तीनों टर्म्स को देखें, तो ये यहाँ पे मोनाको, हांगकांग एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो तीनों टर्म्स आ रही हैं। और एशिया कैटेगरी के अंदर भी ये एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें 4 में से 1 डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये तीनों आ रही हैं, ठीक है? तो देखने से ये लगता है कि अगर हम तीनों कैटेगरीज़ को इकट्ठे कंसीडर करें, तो यानी कि इनकी इंडिपेंडेंस होल्ड ना हो रही हो, तो इस दोनों कैटेगरीज़ में बिलॉन्ग करने के इस डॉक्यूमेंट के जो नया डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसके इक्वल चांसेस हैं। यानी कि ये 50-50% चांसेस होने चाहिए कि यूरोप के अंदर भी 50% चांस है और एशिया कैटेगरी के अंदर भी 50% चांस है। लेकिन नैव बेस का जो एल्गोरिदम है वो एशिया कैटेगरी को 3/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है और यूरोप की कैटेगरी को 1/4 कैटेगरी जो है वो असाइन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी सॉरी जो है वो असाइन कर रहा है। तो इस वजह से जो जनरेटिव मॉडल्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ती है और जो इसके मुकाबले में जो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स हैं,
वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, जैसे हमने देखा प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे कि एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो हर फीचर को वेट्स असाइन करता है, ठीक है। अब वो जो वेट्स असाइन करता है वो ठीक है, उसमें ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो मल्टीपल आइटरेशंस तो लेता है, लेकिन वो जो फीचर्स हेल्प कर रहे हैं एक क्लास को प्रिडिक्ट करने में, वो उन फीचर्स को जो वेट असाइन करता है, उनमें एक कोरिलेशन वो डिफाइन कर देता है, ठीक है। उस कोरिलेशन की वजह से फ़ायदा ये होता है कि वो मल्टीपल टाइम्स जो हैं फीचर्स जो हैं वो काउंट इन नहीं होते, जैसे कि जो कि हमने नैव बेस के अंदर प्रॉब्लम देखी। तो इस वजह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, उसके नॉर्मली रिजल्ट्स आप देखेंगे कि वो बेहतर होते हैं इन कंपैरिजन टू नैव बेस एल्गोरिदम, ठीक है। ये अलग बात है कि जब हम बहुत बड़े स्केल पे चले जाते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिव होती है, क्लोज़ काफ़ी होती है। लेकिन नॉर्मल डाटा सेट्स के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर जो है वो परफॉर्म करता है।